नमस्ते। आज आप सभी मेरे यानी प्रतिज्ञा के साथ सुन रहे हैं इश्क मुबारक कहानी का 15वां भाग। क्या हुआ जीजा? बाथरूम दूसरा नहीं है क्या? ये तो खाली ही नहीं हो रहा। अरे हैंडपंप पे बैठ के नहा लीजिए, पानी हम ओढ़ देंगे। गुसल खाने में तो बस औरतें नहाती हैं, मर्द तो सारे यही हैंडपंप पर नहा लेते हैं। आकाश मन ही मन सोच रहा था कि ना जाने किस घड़ी में उसने गांव आने का विचार बनाया। इससे अच्छा तो वो धृति को ही वापस बुला लेता। यहाँ आंगन में सब आ जा रहे हैं और ये बेदिमाग कह रहा है कि यहीं नहा लो। धृति के घर में सब एक से बढ़कर एक ट्यूबलाइट है। मैं यहाँ नहीं नहाऊंगा कहकर आकाश कपड़े समेटकर कमरे में जाने लगा। उसने स्नान का विचार ही त्याग दिया था। शाम को नहा लूंगा जब बाथरूम खाली हो जाएगा। जीजा जी बुरा ना माने तो एक बात कहें? बोलो। नहर में नहाएंगे? मतलब हम यहाँ इतने लोगों की वजह से हैंडपंप पर नहीं नहाना चाहते तो तुम हमको सीधा नहर में कुदा दोगे? अरे वैसा ही मजा आएगा जैसा आपके तालाब में आता है। पंडित जी बताए थे आपके घर में बना है ना तालाब। बे गधे, उससे स्विमिंग पूल कहते हैं। आकाश मन ही मन बोला। बोलिए, तनिक दूर पर ही नहर बहती है, बहुत साफ सुथरा पानी आता है और कोनो आता जाता भी नहीं है। बताइए, तैरना आता हो तो चलिए हमारे साथ। आकाश को थोड़ा सा एडवेंचर महसूस हुआ। चलो इसका भी आनंद लिया जाए। रज्जन के साथ घूमता फिरता चल दिया नहर की तरफ। रज्जन उसके नहाने का सामान और कपड़ों का बैग पीठ पर टांगे चल रहा था। आकाश को बहुत अच्छा लग रहा था। गांव की छोटी छोटी गलियों में घूमते बच्चे, छोटे छोटे घर जिनमें सच मायनों में परिवार रहते थे, जिन्हें अपने ही घर से नहीं बल्कि अगल बगल के 4 घरों से भी आत्मीयता होती थी। शहर की तरह नहीं, जहां एक इमारत में रहने वाले 10 परिवार भी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, या फिर यूं कह लीजिए एक परिवार में रहने वाले 4 सदस्य भी एक दूसरे का दर्द नहीं जानते। तो तुम धृति के चचेरे भाई हो? ना ना, हम तो बस मुंह बोले भाई हैं। मतलब तुम तो उसकी माँ को चाची कहते हो ना। हम इनके परिवार के नहीं हैं, हम तो छोटी जात के हैं। हमारे पिताजी पंडित जी के खेतों में बटाईहर थे। 15 साल पहले हैजा फैला तो अम्मा चल बसी। एक बड़का भाई था, वो भी हैजे की भेंट चढ़ गया। 3 साल बाद टीबी से पिताजी भी खत्म हो गए। हम थे सिर्फ 5 साल के। पंडित जी को दया आई, उठा लाए अपने यहाँ। बस तब से यही हमारा घर है। हमें तो गांव वाले बताते हैं तब जानते हैं कि हम छोटी जात के हैं, वरना पंडित जी ने तो कभी महसूस ना कराया। साथ खिलाया पिलाया, खूब पढ़ाया लिखाया। 18 के हुए तो आटा चक्की पे बैठा दिया। अब क्या है, भरपेट खाना मिलता है, सर पे छत है। पंडित जी माई बाप हैं। रानो नीलो के साथ खेले हैं बचपन से, राखी बंधवाए हैं। कभी मौका पड़े तो पंडित जी के लिए जान भी दे देंगे। आकाश को अपने ससुर जी पर बहुत गर्व हो रहा था। पंडित जी थे भी बहुत नेक दिल। पूरे गांव में किसी को मदद चाहिए हो, कोई करे ना करे, पंडित जी दिल खोलकर मदद कर देते थे। पूरे गांव में मुखिया जी के रहते बीमारी से भले कोई मौत हो, भुखमरी से कभी कोई नहीं मरा। अन्न के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। घर पर मां अन्नपूर्णा का खूब आशीर्वाद बना हुआ था। पैसे से भी किसी को मदद चाहिए होती तो मुखिया बिना ब्याज जोड़े खूब उधार देते थे। किसी गरीब की लड़की की शादी हो तो खूब इंतजाम करवा देते थे। जैसे लक्ष्मी से मोह नहीं रखते, वैसे ही माँ लक्ष्मी की उन पर खूब कृपा भी थी। ऐसे दयालु, ईमानदार और नेक दिल इंसान ने अपनी बेटी की शादी एक सौदे की तरह कर डाली, वो भी बिरादरी से बाहर। बावजूद इसके कि गांव में बिरादरी की बड़ी पूछ होती थी। आकाश को अब इस पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था। ना जाने क्यों वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा, कैसे अपनी जान से प्यारी इकलौती बेटी बिना किसी जांच परख के मुझे सौंप दी, वो भी एक जमीन के टुकड़े के मोल पर। उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। खैर
उस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी धृति से मतलब था। उसी के लिए तो आया था वो यहाँ पर। चलते चलते दोनों नहर पहुंच गए। एकदम साफ सुथरा पानी, पास बहती ठंडी ठंडी हवा उसके रोम रोम को रोमांचित कर रही थी। कोई भीड़ भाड़ नहीं, एकदम सुनसान। आकर्ष ने डुबकी लगा दी। इतनी भारी गर्मी में नहर के ठंडे ठंडे पानी ने उसके पूरे बदन में ताजगी भर दी। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि रज्जन को ढूंढती हुई धृति भी वहीं आ पहुंची। उससे आकर्ष का बिल्कुल ध्यान नहीं था। ए रज्जन, कितना ढूंढे तुमको घर पर? यहाँ कौन से खजाने की रखवाली कर रहे हो? तुम आए खजाने की? एक कंटाप रसीद करेंगे तो कान लाल हो जाएंगे तुम्हारे। पिताजी ढूंढ रहे हैं तुम्हें। शहर से कुछ सामान मंगाना है, जल्दी जाओ। रज्जन कपड़ों का बैग उसे थमाते हुए बोला, ये लो, पकड़ो अपनी अमानत और जीजा जी को सही सलामत घर लेके आना। इतना कहकर वो वहां से भाग गया। धृति कपड़ों का बैग लेकर बैठ गई। आकर्ष को नहीं पता था कि धृति उसके ठीक पीछे बैठी है। आकर्ष ने मुड़कर देखा, रज्जन की जगह धृति बैठी थी। उसे लगा उसे भ्रम हो रहा है। आकर्ष ने ढेर सारा पानी हाथ में भरकर धृति की तरफ उछाल दिया। ए, क्या कर रहे हैं? तुम कब आई? अभी अभी। धृति आकर्ष को घूरे जा रही थी, जो बार बार बहुत अदा से अपने बालों का पानी छिटक देता था। धृति उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। ऐसे निगाहों से मेरी इज्जत लूटना बंद कर दो। तत, कुछ भी बोलते हैं। कल आप भी तो कमरा में चले आए थे बिना कुंडा खटकाए, जब हम कपड़ा पहन रहे थे। ओहो, तो तुम बदला ले रही हो? देखो, बदला बराबरी का होना चाहिए। मैंने तुम्हें नहाते हुए तो नहीं देखा था ना। अब मैं भी बदला लूंगा, याद रखना। धृति ने अपने सर पर हाथ मारा और उसकी तरफ पीठ घुमाकर बैठ गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हें तैरना आता है? हाँ हाँ, हम भी तो बहुत नहाए हैं इस नहर में। व्हाट? आई मीन, तुम यहाँ नहाने आती थी? छोटे पे स्कूल जाते टाइम बस्ता यहीं फेंक कर नहर में कूद जाते थे, फिर खूब तैरते थे, फिर निकलकर यहीं जंगल में घुमा करते थे जब तक ड्रेस नहीं सूख जाती थी। मतलब स्कूल में गोला मार देती थी। और का कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। मास्टर जी का बकबक करते रहते थे, काम पूरा ना हो तो मुर्गी अलग से बना देते थे। तभी तुम्हारी ऊपर की मंजिल खाली रह गई। धृति उसकी बात सुनकर अपना सर खुजलाते हुए ऊपर की तरफ देखने लगी। आकर्ष ने अपना सर पीट लिया। वो बाहर निकला। पानी में भीगा हुआ उसका गठीला बदन। धृति नजर उठाकर एक बार देखती है और शर्मा कर जमीन कुरेदने लगी। आकर्ष जमीन पर बैठी धृति के पीछे से इतना करीब बैठा था कि उसका भीगा बदन धृति के कपड़ों को गीला कर रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर बैग से टॉवेल निकाली और जानबूझकर अपनी बाहों से धृति की बाजुओं को छू लिया। धृति सिहर उठी। आकर्ष ने धृति के कंधों पर अपनी चिन टिका दी और बैग से कपड़े निकालने लगा। आकर्ष के गीले गीले गाल धृति के छोटे से चेहरे पर पानी की छाप छोड़ रहे थे। क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहा? कपड़े निकाल रहा हूं। रज्जन कपड़े लिए बैठा होता तो भी ऐसे चिपक चिपक के कपड़े निकालते। आकर्ष का सारा रोमांस हवा हो गया। धृति की जगह रज्जन को इमेजिन करते ही आकर्ष को काई आने लगी। दिल तो कर रहा है तुम्हें यहीं उठाकर इस नहर में फेंक दूं। तो का हम तैरकर घर पहुंच जाएंगे। आकर्ष ने कपड़े पहन लिए और दोनों वहां से चल दिए। आकर्ष धृति की कमर में अपनी बाहें लपेटे था। धृति को अच्छा लग रहा था। उसका मन नहीं था कि वो आकर्ष को मना करे, लेकिन वो गांव की गलियों में थे, जहां 4 दीवारों के बाहर यह सब अमर्यादित माना जाता था। उसने धीरे से आकर्ष का हाथ अपनी कमर से हटा दिया। आकर्ष ने शैतानी मुस्कान के साथ वापस उसे अपनी तरफ खींच लिया।
अपने अपने घरों के बाहर बैठे लोग उन दोनों को ऐसे घूर रहे थे जैसे दोनों ने कोई भारी पाप कर दिया हो। आकाश उन्हें देखकर भी इग्नोर कर रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन धृति को उनकी नजरें तीर की तरह चुभती मालूम पड़ रही थीं। उसने आकाश का हाथ फिर से हटा दिया। अब की बार जैसे ही वो अपना हाथ रखने को हुआ, धृति ने जोर से उसका हाथ झिटक दिया। वो दोनों घर के बिल्कुल पास आ गए थे। पुराना वाला आकाश अचानक से जाग गया। उसे धृति की ये हरकत जरा भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। उसकी आंखों से वैसे ही अंगारे निकलने लगे जैसे पहले निकलते थे। धृति समझ गई उसने आकाश को नाराज कर दिया था। आकाश ने उससे कपड़ों वाला बैग छीना और तेज कदमों से घर के अंदर चला गया। 4 कदम में आंगन नापकर अपने कमरे में पहुंचते ही उसने किवाड़ बंद कर लिए। धृति की जान सूख गई। नहीं, उसे वो पुराना आकाश नहीं चाहिए था। वो उससे बहुत डरती थी। वो दौड़ती हुई घर पहुंची और बिना किसी का ख्याल किए सीधा अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तो ये था इश्क मुबारक कहानी का 15वां भाग। अगले भाग को जल्दी सुनने के लिए मेरी इस वीडियो पर ढेर सारी लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।